गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लास्ट का जो हेडिंग पढ़े थे अल्बुकर्क, आज हम अल्बुकर्क से आगे चलेंगे। अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली जो गवर्नर आता है भारत में वो कौन होता है। उसके बाद तो और गवर्नर आते हैं लेकिन कोई कुछ खास काम नहीं करता है, इसलिए 1529 में नीनू डी कुन्हा, 1529 में कौन सा गवर्नर आता है आपका? नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा आता है 1529 में। ठीक है, 1529 में नीनू डी कुन्हा आता है और नीनू डी कुन्हा दो काम करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, पुर्तगाली की जो राजधानी होती है, पुर्तगाली राजधानी जो कोची होती है, कोचिन, उसको क्या करता है, उसको गोवा स्थानांतरित करा देता है। पुर्तगाली राजधानी गोवा को क्या, सॉरी, कोचिन को क्या करता है, गोवा स्थानांतरित करा देता है। मतलब राजधानी कोचिन को क्या करता है, कोचिन को गोवा स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित का मतलब है कि ये क्या करता है, नीनू डी कुन्हा 1529 में जब ये आता है तो 1530 में ये राजधानी को बदल देता है। स्थानांतरित का मतलब कोचिन से ये गोवा लेके चला जाता है, मतलब राजधानी कोचिन से अब इनकी क्या हो गई, गोवा। और ये क्या करता है, कुन्हा कुन्हा कुछ बस्तियों को स्थापित करता है, कुछ बस्तियां बसाता है, कहने का मतलब। ठीक है, वो कौन कौन सी बस्तियां होती हैं? ठीक है, पुर्तगाली बस्तियां। ठीक है, पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करता है। पुर्तगाली बस्तियों में सबसे पहले ये सेंथौल, ठीक है, सेंथ्यूम, सेंथूम, सेंथूम, सेंथूम कहाँ होता है? सेंथूम मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में। मद्रास ये प्राचीन नाम है, मद्रास ये चेन्नई का प्राचीन नाम है। जो चेन्नई है वही प्राचीन टाइम में क्या होता था, मद्रास है। तो वर्तमान टाइम में ये क्या है, चेन्नई। दूसरा क्या है, हुगली। ठीक है, दूसरा क्या है, हुगली। हुगली में बस्तियां बसाता है। ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल में है। ठीक है, दूसरा क्या है, हुगली। हुगली कहाँ पर है, तो हुगली कहाँ पर है, बंगाल में है। तीसरा जो बस्ती बसाता है वो बसाता है दीव में। कहाँ बसाता है, दीव में। दीव कहाँ है, तो काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। ठीक है, ये जगह का नाम है कि कहाँ कहाँ पर ये, और मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये क्या करता है, बस्तियों को बसाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, सेंथोम में मद्रास, फिर हुगली बंगाल, दीव काठियावाड़ी, यहाँ पे ये बस्तियां बसाता है। ठीक है, और कुछ खास ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एक बात आप समझिएगा कि जब ये 1529 में आता है, 1530 में ये अपनी राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर देता है। तो उससे पहले जो मुगल राजा थे, ठीक है, मुगल राजा बाबर आ चुके होते हैं। बाबर के आने का मतलब इब्राहिम लोदी, पहला पानीपत युद्ध हो चुका होता है। ठीक है, एक बात यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पहला प्रथम पानीपत युद्ध
क्योंकि जब तक आप दोनों चीजों को जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर शासन किसका है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था दिल्ली में, तो और जब यहाँ पर देखेंगे तो हम पुर्तगालियों का इधर शासन हो, और पश्चिम बंगाल, बंगाल साइड, गोवा साइड शासन होता चला जा रहा था। और अब हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इस बात को जानिए, इसको हमें पूरा पढ़ना नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा जानना है कि जो प्रथम पानीपत युद्ध था, पानीपत युद्ध, ये इसमें नहीं है, ये अलग से है। इसी बताने का बस ये तरीके, मतलब कि वो है उद्देश्य कि आपको ये पता रहे कि इस समय दिल्ली में किसी और का शासन आ चुका था, ठीक है। पानीपत का युद्ध जो होता है हो चुका है और इसमें दिल्ली में किसी और का शासन आ चुका है। पानीपत का युद्ध पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होता कब है। डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है कि पानीपत का युद्ध होता कब है। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। कब होता है पानीपत के युद्ध का जो दिन तारीख होता है वो 21 अप्रैल 1526। 1526 को 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है, ठीक है, तो किन दो लोगों के बीच होता है, तो एक बाबर होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर क्या होता है, बाबर की बात करें तो बाबर जीत जाता है, ठीक है, बाबर क्या करता है भाई, जीत जाता है। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या होता है, हार जाता है। और यहीं से लोदी वंश का क्या हो जाता है, लोदी वंश का अंत हो जाता है, मतलब लोदी वंश के शासन का अंत हो जाता है, लोदी वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब जो होता है मुगल काल यहाँ से दिल्ली में क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू होता है। मतलब भारत में अब किसका केंद्र में शासन हो गया, बाबर का, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि जब नीनो डी कुल्हा यहाँ पर अपना कार्यकाल में था, तब यहाँ पर दिल्ली में मतलब पानीपत के युद्ध में बाबर हरा कर क्या करता है, भारत के केंद्र में इसका शासन होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको हमने कहा था कि कल हम आपको बताएंगे मैप की सहायता से कि पुर्तगालियों ने भारत के किन किन हिस्सों पर क्या कर लिया है, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली हैं, अपनी कंपनी स्थापित कर लिया है, खुद को बस्तियां स्थापित कर ली है। तो कहां कहां पर भारत में उन्होंने अपनी चीजों को स्थापित कर लिया है, हम इसके विषय में बात करते हैं। थोड़ा सा मैप के सहायता से हम इसको समझते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम। चलिए मैप से हम थोड़ा सा समझेंगे कि कहां कहां पर शासन था, ठीक है, कहां कहां पर शासन था। ठीक, यहाँ पर आपको दो मैप दिख रहा होगा, ठीक है, एक है भारत का और एक है उस समय का जब पुर्तगालियों ने क्या किया था, भारत पे शासन पुर्तगालियों का था, ठीक है, भारत मतलब पूरे भारत पे नहीं, कुछ कुछ जगह शासन था। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर मैप की सहायता से आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर शासन था। सबसे पहले हम बात करें तो द्वीप पे, यहाँ आपको द्वीप दिख रहा है, ठीक है,
यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दीव, ये यहाँ दीव का हिस्सा है जहां पर क्या था, पुर्तगालियां कंपनियां स्थापित थी। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया तो यहाँ दमन दिख रहा है, दमन पे भी क्या था, पुर्तगालियों का कंपनी स्थापित था। यहाँ बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे का कुछ एरिया है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये हिस्सा क्या है, पुर्तगाली। अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर है, मैप में भी बताएंगे, इसीलिए हम दोनों मैप लेके चल रहे हैं। अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर हम बता देंगे आपको। उसके बाद की बात करें तो गोवा पर है, ये गोवा वाला एरिया है, ठीक है, जहां पुर्तगालियों का है। कालीकट यहाँ पर है आपका, ठीक है, और कन्नूर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका का कुछ हिस्सा है, श्रीलंका का कुछ हिस्सा का मतलब कोलंबो, ठीक है, गाले, ठीक है, ये कुछ हिस्सा है, ठीक है, मैत्री, ठीक है, ये कुछ हिस्सा है जहां पर क्या है कि पुर्तगालियों का, यहाँ पर श्रीलंका में भी इन्होंने अपनी कंपनियों को स्थापित किया था और वहां पर भी अपनी बस्तियां स्थापित की थी इन्होंने। उसके बाद हम कहते हैं पुर्तगाली कहाँ और कहाँ पर थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस साइड तो नागापट्टनम, ये एरिया है आपका नागापट्टनम का, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद इधर की बात करें, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ देखें तो हुगली, कहाँ है, हुगली जो बंगाल में है आपका, यहाँ पर क्या है, पुर्तगालियों का शासन है यहाँ पर। तो आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, कि कहाँ कहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है, पुर्तगालियों का शासन नहीं, पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित थी। और पुर्तगालियों के एक तरह से शासन ही होता है क्योंकि यहाँ पर उनका नियंत्रण हो जाता है, तो पुर्तगालियों का ही शासन था। अब हम आपको भारत वाले मैप में दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये बात आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए आप, ठीक है, अब हमने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, पुर्तगालियों का शासन। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको यहाँ पर बताया वो उस टाइम का डायग्राम है, उस टाइम का भारत का मैप है जिस समय भारत क्या था, मतलब भारत पुर्तगाली आए थे और अखंड भारत के इससे कुछ आगे का हिस्सा है। 1498 का मैप है ये, 1498 से 1739 तक का भारत का ये मैप है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। अब आपको बात करें यहाँ पर बताएं तो ये देखिए दमन का हिस्सा है, यहाँ पर किसका हिस्सा है, दमन का, ठीक है। भारत के मैप में देखिए ये दमन का हिस्सा है, ठीक है, जो महाराष्ट्र साइड में है और गुजरात के बॉर्डर पर है। यहाँ पर पुर्तगाली का शासन था जो शायद इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए तो दीव यहाँ पर है आपका, गुजरात के एकदम तटीय हिस्से पर, अरब सागर में है करीब करीब, ठीक है। उसके बाद की बात करें अगर हम तो महाराष्ट्र में बॉम्बे, ये मुंबई है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है, छोटा दिख रहा है तो इसको हम और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देखिए आप, चलिए यहाँ पर आप देखिए, मतलब गुजरात कहाँ कहाँ पर है, सॉरी गुजरात की बात करें, सॉरी हमने कहा पुर्तगालियों का शासन कहाँ है, यहाँ देखिए इधर, ये है आपका दमन, इस साइड है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात में दीव है, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ मुंबई है, महाराष्ट्र इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर है। और उसके बाद गोवा, यहाँ पणजी आपको दिख रहा होगा, गोवा, ये गोवा है, कर्नाटक के एरिया में है कुछ इधर, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद केरल, केरल में आ जाए अगर हम यहाँ पर तो ठीक। अब हम आ जाते हैं कुन्नूर, ठीक है, कर्नाटक का कुछ एरिया होता है, कर्नाटक का एरिया यहाँ पर कुन्नूर है, कुन्नूर पे भी कुछ शासन, इनका शासन था, कुन्नूर, ठीक है, कुन्नूर पे ये शासन करते हैं। उसके बाद कालीकट, कालीकट कहाँ होता है, तो कालीकट यहाँ केरल है, केरल में आप देख लीजिए, ठीक है, इधर केरल है, ठीक, केरल पर है। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका, इधर से फिर हम श्रीलंका आते हैं, श्रीलंका में यहाँ कोलंबो है, कोलंबो,
ठीक है, इस साइड कोलंबो है और मात्रे है, ठीक है। ठीक, ये कोलंबो का कुछ मतलब श्रीलंका का कुछ हिस्सा है जहां पुर्तगालियों ने अपनी कंपनियां स्थापित की थी या वहां पर अपना खुद का नियंत्रण किया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, तो आगे अगर हम चले तो नागापट्टनम कहां पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है नागापट्टनम, 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 ठीक है। नागापट्टनम की बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या है? नागापट्टनम, वहां पे इनका अधिकार है, ठीक है। नागापट्टनम के बाद की बात करें तो हुबली, यहाँ बांग्लादेश, ये आपका एरिया जो दिख रहा है यहाँ का, ये है हुबली। क्या है? हुबली, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है? हुबली का है, ध्यान से देखिएगा। हुबली जो कि कहाँ है? बंगाल में, ठीक है। हुबली कहाँ है? तो बंगाल में है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पर आपको ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि इस मैप में से क्लियर हो गया होगा कि पुर्तगाली कंपनियां कहाँ कहाँ पर स्थापित थी या पुर्तगालियों का कहाँ कहाँ पर शासन था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। कार्टज आर्मेड काफिला, कार्टज आर्मेड काफिला। अब हम नीनो डी कुन्हा से आगे चलते हैं कि कार्टेज आर्मेड काफिला था क्या, ठीक है। कार्टेज, कार्टेज आर्मड काफिला, कार्टेज आर्मेड काफिला, ठीक है। चलिए, पद्धति, कार्टेज आर्मड काफिला था क्या, इस विषय में हम बात करते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। ये तटवर्ती क्षेत्र या समुद्री जो रास्ते थे, ठीक है, हिंद महासागर जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, ठीक है। तट तटवर्ती क्षेत्र जो होता था, ठीक है, पुर्तगाली, पुर्तगाल ने जो तटवर्ती क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र, पुर्तगालियों ने जो तटवर्ती क्षेत्र और जो समुद्री क्षेत्र होता है उस पर अपना अधिकार कर लिया था। उस पर क्या करता है? पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था और पुर्तगालियों ने एक नीति बनाई, उस नीति का नाम दिया कार्टेज आर्मर्ड काफिला पद्धति। और उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? इसके अंतर्गत उन्होंने भारत और अरब व्यापारियों पर बिना उनकी अनुमति के, ठीक है, बिना उनकी अनुमति के क्या किए? जहाजों को उतार नहीं सकते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अरब वासियों को और भारत को बिना उनके अनुमति के हिंद महासागर या अरब सागर या मतलब जो उनके समुद्री रास्ते थे उनमें उतार नहीं सकते थे। अब सोचिए, भारत भी क्या है कि उनके परमिशन के बगैर अगर चाहे तो पानी के रास्ते से वहां नहीं जा सकता है। एक तरह से इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा, ठीक है, इन्होंने भारत और अरब बिना अनुमति के, अरब बिना अनुमति के बिना अनुमति के, ये क्या है? एक मिनट,
बिना अनुमति के अरब सागर में, अरब सागर में उतर नहीं सकते थे, उतर नहीं सकते थे। तो यहां पर इन्होंने ये कह दिया कि बिना हमारी अनुमति के, चाहे भारत के जहाज हो, नाविक हो, चाहे अरब के नाविक हो, वो बिना हमारी अनुमति के अरब सागर में उतर नहीं सकते थे। मतलब अगर उनको व्यापार करने जाना है तो उनको भी अनुमति, एक तरह से अनुमति क्या, इसका सीधा सीधा सा मतलब है टैक्स लगाना, कि आप कुछ उनको देंगे तभी आप उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, अरब सागर में उतरकर व्यापार कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सबसे ज्यादा क्या था, यही था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और बात बोल दी कि काली मिर्च का, भारत से जो काली मिर्च का व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि भारत में इतना ज्यादा इनका नियंत्रण हो गया कि इन्होंने कहा कि काली मिर्च का जो व्यापार है सिर्फ पुर्तगाली करेंगे, मतलब पुर्तगाली ले जा सकते हैं। व्यापार सिर्फ पुर्तगाली करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पुर्तगाली। करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो काली मिर्च का व्यापार है सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मतलब भारत से जो काली मिर्च जाएगी, जो मसाला जाएगा, वो क्या करेंगे, सिर्फ पुर्तगाली लेकर जाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर एक बात और है, ये जो पद्धति था ना, इसको मुगल शासक भी मानते थे। ठीक है, मुगल शासक को, अब आप समझ लीजिए कि ये पद्धति कितना कठिन था या कितना ठोस था। मतलब पुर्तगालियों ने कितना ठोस पद्धति बनाया था कि अगर मुगल शासक को भी अपने जहाज को अरब सागर में उतारना है तो पुर्तगालियों की क्या करेंगे, अनुमति लेंगे। ठीक है, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पद्धति कितनी कठोर थी। ठीक है, ये पद्धति आती है अल्मीडा के टाइम, लेकिन ये कठोर जो होता है ये नीनो डी कुन्हा के समय ये ज्यादा कठोर बन जाता है, जिससे क्या होता है, वहां के शासक को भी अगर अपने नाव पानी में उतारने होंगे अरब सागर में तो वो उनसे क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, चलिए दूसरी चीज, यहाँ पर तंबाकू, पुर्तगालियों ने तंबाकू, ठीक है, यहाँ पे जो लाए तंबाकू लाया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। जहाज निर्माण की स्थापना की। जहाज निर्माण कैसे होगा? ठीक है, इन सब चीजों की स्थापना क्या की, पुर्तगालियों ने यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों को मतलब कि एक तरह से बताया, स्थापित किया। ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस का, जहाज निर्माण का, इन सब चीजों के बारे में उनको अवगत कराया, बताया। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे पुर्तगालियों का पतन। पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि पुर्तगालियों का पतन हो जाता है, जो कि पुर्तगाली इतने समय से और इतने कठोर पद्धति के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं, फिर भी पुर्तगालियों का पतन क्यों हो जाता है। ठीक है, इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।